हमारी जो भी तक सोसाइटी है इट इज़ मोर IQ ड्रिवन, नंबर। स्कूल लेवल तक भी मैं ये देखती हूँ कि टीचर्स के पास जब जाते हैं ना पेरेंट्स, तो टीचर कहती है कि जी अगर नंबर ले रहा है ना बच्चा तो रो रहा है, पीट रहा है, शरारत कर रहा है, जो मर्जी वो इमोशनल डिस्प्ले कर रहा है, डजंट मैटर, वो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर ले ले बस बच्चा। तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर ये जो IQ और EQ की जंग चलती है इसको कैसे देखें? एग्जैक्टली डॉक्टर कमल, ऐसे ही है, ये जंग ही है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये जंग हार जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज टू बी एबल टू डिस्प्ले द राइट इमोशन एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन इन द राइट अमाउंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर घरों में, सड़कों पे, दफ्तरों में जब हम जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, और उस परेशानी में क्या नज़र आ रहा है कि उनको आपस की डीलिंग नहीं करनी आ रही, और उस सिलसिले में कंफ्यूज्ड हैं, और फिर दुखी भी हैं, दिल भी टूट रहे हैं, कहीं पे गुस्सा कर रहे हैं। और ये सब बातें हमें बताती हैं कि हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी है। यानी ये वो एक स्किल सेट है जो कि हमें सीखना है, इसलिए नहीं कि सिर्फ कोई मेरे नाम के साथ ये अटैच हो जाए कि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस आती है, बल्कि इसलिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं हमने उनको सही तरह से इस्तेमाल करना है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे। मेरे साथ मौजूद हैं उमर हयात साहब, जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं सिंस पास्ट 15 ईयर्स, और डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये इनकी अनदर स्पेशलिटी जो कि बड़ी क्लोज़ है इसके साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। और फिर ये कि इस वक्त उनकी क्वालिटी है जिसके ऊपर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, और आई हैव इनवाइटेड हिम अगेन फॉर द पॉडकास्ट, दैट इज़ बिकॉज ये सीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा और लीडरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू अगेन। जी माशाल्लाह, लास्ट टाइम हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। जी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आपको मिले हैं जो कि ये पढ़ा रहे हैं, और कई बार सड़क पे आपको मिले। नहीं जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। सीरा लीडरशिप प्रोजेक्ट डॉक्टर कंवल हैज़ बीन गोइंग ऑन नाउ at least in my mind for the last 2.5 years, and then recently हमने practically इसको teach भी करना शुरू किया है। इसकी application practical day to day life के अंदर बिल्कुल कि वो कौन से प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, अभी हम उस पर डीप डाइव जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर कंवल कि हम इन लेसन्स को डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लिंक कर सकें, और ये देख सकें कि उन्होंने जब ये चैलेंजेस के साथ डील किया, सौरों के साथ, एंगर के साथ, ग्रीफ के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सरप्राइज़ के साथ, तो उनकी क्या तरीके थे that he was able to manage them, or not only manage it for himself but manage it for hundreds and thousands of people who went on to become great leaders in their own right. तो इंशाल्लाह इससे बहुत सीखने को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम ज़रा इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, मैं चाह रही थी कि आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करूं। चले, क्विक आंसर्स, ठीक? इंशाल्लाह। इमोशनल इंटेलिजेंस इनहेरिट और टॉट? I would say, can I say both? Yes, you can say both. I can say both. Yeah, I think with both. I think there is study to show that, for example, optimism, which is a key part of emotional intelligence. There is some research that says that some people are born a certain way. I know it's controversial, Dr. Kanwal, to say this, and maybe I will get in trouble अगर मैं ये कहूँ कि अब कुछ स्टडी हो रही है ऑन न्यूरो पाथवेज के, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स एक सर्टन एनवायरनमेंट में गुजारते हैं अपना टाइम, और जो बच्चा है वो उस एनवायरनमेंट में पैदा होता है, तो इवन इन द वूम्ब जो उस बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सो ऑफ कोर्स नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट कभी ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल सही। 95% नर्चर, बट आई थिंक नेचर का भी एलिमेंट। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशनल और लॉजिकल? माशाल्लाह डॉक्टर कंवल, आप आज सही क्वेश्चन तैयार करके लाई हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट भी है, बट आई वुड से मोर इंटेलेक्चुअल, मोर IQ देन EQ। और फिर जब हम डिस्कस करेंगे, हम इसको डीप डाइव जाते हैं कि कब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको, you need to handle it from an emotional perspective. Most problems people face, Dr. Kanwal,
are people related problems as opposed to factual problems. Factual problems. Okay. आप अपने कोई last 2 emotions बताएंगे जो आपको एकदम याद आएं? Dr. Kamal, I think one of the emotions, there's 6 basic emotions that we all experience. There is happiness, there is surprise, there is sorrow, there is fear, there is envy. 6 basic emotions हैं. उसके बाद फिर बाकी emotion जो हैं वो हर उसी जिस तरह कलर्स नहीं होते 6 basic कलर्स हैं उसके बाद सब emotions बाकी उनका मिक्स है. सो आई वुड से दैट क्योंकि मैं अभी मेरी वाइफ ट्रैवल कर रही थी तो मैं 3 बच्चों के साथ घर पे अकेला था और मेरे ख्याल में जो एंगर का इमोशन था वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया और अपने आप को उसको मैनेज करने की कोशिश की. एंड आई वुड ऑल्सो से दैट अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीनेस इन बीइंग बैक हियर in FQ Free Quran Education with Al-Huda आपके साथ very happy to be here. जज़ाकल्लाह. Okay, when criticized आप डिफेंड करना चाहें या सुनना चाहें? डिफेंडिंग और लिसनिंग. देखें जी, आई एम 43 नाउ. सो पहले 40 साल तो मैं डिफेंड करता रहा क्रिटिसिज्म को. आई थिंक अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है दैट ऑल प्रोग्रेस इन लाइफ बिगिंस विद द ट्रूथ. एंड वन ऑफ द वेज इन विच यू डिस्कवर ट्रूथ कि आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, कभी डॉक्टर कंवल ऐसी चीज़ें होती हैं जो और लोग आपके बारे में जानते हैं, आप खुद नहीं जानते, जिसको वो साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट जोहारी विंडो कहते हैं. सो मेरे ख्याल में जोहारी विंडो जो है वो अब मुझे खोलने का टाइम आ गया है. इसका मतलब ये है कि आई वुड मच रादर ऑपरेट विद हाई लेवल्स ऑफ लिसनिंग and with the feet, because maybe it's, I think after 40 you may be not as insecure in life, I hope. So I would say now I would like to listen, but I've spent a lot of time trying to defend. Okay. Would you rather be understood or respected? माशाल्लाह, ये तो मुझे लगता है पूरे अल-हुदा इंस्टीट्यूट ने मिल के ये सवाल जो हैं बनाए हैं. जी, I would much rather be understood. अच्छा, what is harder for you, apologizing or forgiving? Apologizing. I would say it's harder. हालांकि हम लोगों को बताते यही हैं कि आप apologize कर लें. मैं उस दिन किसी को कह रहा था, मैंने कहा do as I say not as I do. Do as I say not as I do. नहीं बिल्कुल जी, ये forgiveness is a great thing. What is hard to manage, emotion or thought? I think with time you can train yourself on being able to manage emotions. And I love how you use the word manage emotions and you didn't say control emotions, because one cannot control emotions, you can manage them. I believe it's much more challenging to manage thoughts. हमारे तो दीन में भी यही है कि thoughts तो शायद आती रहती हैं. वो नफ्स की पता नहीं कौन सा लेवल होगा, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना का भी कोई लेवल होगा जहाँ पे थॉट्स भी नहीं आती होंगी डॉक्टर कंवल. बट इसीलिए तो थॉट्स के ऊपर फिर पूछ नहीं है जब तक कि आप उस पर एक्ट ना करें. चलें हम आगे मूव करते हैं. आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फॉर द ऑडियंस के व्हाट इज़ एग्जैक्टली इमोशनल इंटेलिजेंस. और जब हम वही बात है कि एक बैटल चलती है, यानी हमारी जो अभी तक सोसाइटी है इट इज़ मोर IQ ड्रिवन, नंबर. स्कूल लेवल तक भी मैं ये देखती हूँ कि टीचर्स के पास जब जाते हैं ना पेरेंट्स, तो टीचर कहती है कि जी अगर नंबर ले रहा है ना बच्चा तो रो रहा है, पीट रहा है, शरारत कर रहा है, जो मर्जी वो इमोशनल डिस्प्ले कर रहा है, डजंट मैटर, वो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर ले ले बस बच्चा. तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे और फिर ये जो IQ और EQ की जंग चलती है इसको कैसे देखें? एग्जैक्टली डॉक्टर कमल, ऐसे ही है, ये जंग ही है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ये जंग हार जाते हैं. उसकी भी रीज़न हम डिस्कस करते हैं. पहले ज़रा डिफाइन करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को. इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ टू बी एबल टू डिस्प्ले द राइट इमोशन at the right time with the right person in the right amount. That's why it's not easy because first of all to be able to manage your own emotional state, self-awareness का एक बहुत बड़ा part है इसके अंदर. तभी हम उसको अंदर deep dive जाएंगे उसकी underlying elements में. But at a higher level it is the ability to understand your own emotions and those of others. It is being able to understand why we behave a certain way. और उसकी डेफिनेशन तो मैं ये कहूँगा ना कि टू डिस्प्ले द राइट इमोशन एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन इन द राइट अमाउंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. आप देखें कि हिकमत की भी यही है कि हिकमत भी हम यही कहते हैं कि राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे, राइट जगह पे आप सही काम कर रहे हो.
एग्जैक्टली अगर हम उसके एक लेवल नीचे जाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस को 2 सेक्शंस में हम ब्रेक करें, इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल। ठीक। इंट्रा पर्सनल वो एलिमेंट्स हैं जो कि विद इन आवर सेल्व्स हैं, जो कि हमारे अंदर हैं। इंट्रा पर्सनल के अंदर आप इसको ब्रॉडली ब्रेक कर सकती हैं इनटू सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन। ठीक। सो अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस को आप 2 में डिवाइड करेंगी, इंट्रा पर्सनल एंड इंटर पर्सनल। इंट्रा पर्सनल को आप फर्दर 3 में डिवाइड कर देंगी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन। यानी ये चीजें मेरे कंट्रोल में जी हैं, एग्जैक्टली, ये दिस इज व्हाट विद इन अस। सेल्फ अवेयरनेस को भी आप आगे बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड कर सकती हैं, बट हायर लेवल के ऊपर सेल्फ एक्सप्रेशन, द एबिलिटी टू से हाउ यू फील, सेल्फ रिलायंस, टू बी एबल टू रिलाई ऑन वन सेल्फ, emotional self-awareness, so to be able to differentiate, to say these are the different emotions that I experience और किस bandwidth पे मैं वो emotions को experience करता हूँ, because as you know some people for them the highs are high, the lows are low. When they're angry, they're really angry. जब when they जो envy करते हैं, हसद करते हैं, तो really हसद करते हैं। मैं आपको बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात बताऊं कि मेरा ग्रैंडसन है, ही इज़ 2+, तो वो बहन से लड़ा और बहन ने कंप्लेन की कि दादो इसने ये किया है, तो वो आगे से डिफेंसिव होकर बताने लगा कि नहीं दादो मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने उससे सिर्फ इमोशन की बात की। मैंने उससे कहा कि आपको गुस्सा आया है? ही जस्ट लुक बैक एट मी एंड ही सेड हाँ। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि वो 2 साल का बच्चा भी डिफाइन कर सका कि हाँ ये गुस्सा था, इस वजह से मैंने ये किया। And maybe I think this 2-year-old is more emotionally aware than many people on the streets. किसी से पूछें कि how do you feel? They'll say I'm stressed, and you'll ask them what are you stressed on, and they'll give you जो एग्जैक्ट अभी 1-2 मिनट पहले कुछ मिनट पहले चीज़ हुई थी, और वो रीज़न भी नहीं था उनके स्ट्रेस के, कुछ और चीज़ थी जो कि पहले चल रही थी। बट हम दोबारा वापस आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कुछ अंडरलाइंग एरियाज़ हैं, सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कुछ अंडरलाइंग एरियाज़ हैं, जैसे कि इम्पल्स कंट्रोल, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये वो सब एरिया हैं जो कि सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ऑप्टिमिज्म है, अचीवमेंट ड्राइव है, कंटेंटमेंट है, कना रिदा, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर भी कुछ बात करें, बिकॉज वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से डायरेक्टली लिंक्ड है। और जो ग्लोबल पैंडेमिक है आजकल, इट इज़ द पैंडेमिक ऑफ नेगेटिविटी, इट इज़ द पैंडेमिक ऑफ anxiety and stress. Mashallah, Dr. Kanwal, in your practice, I'm sure you have a lot of scenarios in which most of the illnesses, they are not even physical ailments, they are mental ailments. और जिसको हम कहते हैं कि दिल की बीमारियाँ, जिसके लिए ऑब्वियसली कोई दवाई नहीं, उसके लिए तस्किया है। अब देखिए हमारे यहाँ पे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी बात करते हैं, क्योंकि मैं सर्टिफाइड लाइफस्टाइल फिजिशियन भी हूँ, तो उसमें हमें हर उसके लिए पिलर्स के लिए कहते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर अपनी प्रैक्टिस करें तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो ऑप्टिमिज्म की आप बात करें वो भी सारी उसी से रिलेटेड आ जाती है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की 2 साइड्स, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट जो हमारे लोग पॉडकास्ट सुनेंगे वो ये अंडरस्टैंड करें कि intrapersonal intelligence, the ability to deal with one's self, is only one part of emotional intelligence. Interpersonal intelligence, which is the ability to work with others, उसके अंदर group orientation आ जाती है, उसके अंदर empathy, तातुफ जिसको अरबिक में कहते हैं, वो आ जाते हैं। empathy के बारे में हम बहुत डीप डाइव डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हम ये भी देखेंगे नॉट ओनली कि एम्पैथी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बट हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एम्पैथी कितनी मिसालें मिलती हैं। सो इन समरी डॉक्टर कंवल, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डिस्प्ले द राइट इमोशन एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन, द राइट अमाउंट। वी नो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ब्रोकन अप इनटू इंट्रा एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन है। इंटरपर्सनल के अंदर एम्पैथी और ग्रुप ओरिएंटेशन। तो फिर हम IQ का क्या करें? जब हम लोगों को डिफाइन कर देते हैं IQ के साथ और उन्हीं को बहुत अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो you get cubicles around the world, people waiting till 5 p.m. because they hate their job, they hate their managers, they hate their company. डॉक्टर कंवल, आज मेरी मुलाकात हुई कुछ बच्चों के साथ जो कि माशाल्लाह बच्चे एक होलिस्टिक एजुकेशन पा रहे हैं एज अपोज टू जस्ट लेफ्ट ब्रेन एजुकेशन। तो इट वॉज रिविटिंग टू सी कि उन बच्चों को विजन क्रिएशन पढ़ाई जा रही है, उनको क्रिएटिविटी इनोवेशन पढ़ाई जा रही है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही है, ताकि वो सिर्फ फॉलोअर्स
ऑफ टुमारो ना रहे। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा डॉक्टर अवल, ये बहुत इंपॉर्टेंटली लिंक्ड है जो हम टॉपिक आज बात कर रहे हैं। देखिए जो लेफ्ट ब्रेन है ना, जहाँ से लॉजिकल फैक्चुअल साइंटिफिक थिंकिंग आती है, IQ आता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है। इट लुक्स फॉर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। And Dr. Kanwal, when it cannot find problems, it creates problems so it can fix them. And that's why sometimes you find people who walk around full of problems. Because when your IQ is so high and your EQ is underdeveloped, आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई तो कर देंगे, आपको ये भी प्रॉब्लम नजर आ जाएगी कि ये भी शायद आपको पता चल जाए कि ये एक फैक्चुअल प्रॉब्लम है और ये एक पीपल प्रॉब्लम है। बट आपकी एबिलिटी टू डील विद इमोशंस एंड पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब डेवलप ही नहीं हुई, तो IQ के साथ वो चीज़ तो आप मैनेज नहीं कर सकते। IQ गेट्स यू हायर्ड, EQ गेट्स यू प्रमोटेड। मुझे ये बताइए कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये क्यों इतना निगलेक्टेड है, जबकि हमारे लिए बहुत क्रूशियल है एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। यानी वाई पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज वो एक यूनिट से ही बच्चे ने निकलना है ना, और उसको ये समझाना है, बताना है, और फिर उसने आगे जाके लार्जर सोसाइटी का हिस्सा बनना है। If I could answer this question with another question, which is, why do you think most people, most managers, most parents find it difficult to ask the question, to answer the question, or चले आंसर से पहले कहते हैं, to ask the question, how do you feel? Why do most managers find it difficult to go to their employee and say, how do you feel about what you do? घरों में तो हम कहते हैं आप ये पूछेगा तो लो बच्चे को तो सर पे चढ़ा देंगे, सेंसिटिव बना देंगे। ऑफिस में भी यही होगा। अच्छा डॉक्टर कमल, ऑफिस में तो एक अजीब ही कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर माइंडसेट बन गया हुआ कि over time we have linked emotions to weakness. तो जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि a child who's crying, especially a male, तो a father will say, men don't cry, be a man. So over time हमने emotions को weakness से link कर दिया। तो जब कोई corporate world में गया, उसको लगा कि अगर मैं एक emotional manager हूँ तो मैं एक weak manager हूँ, मुझे तो promotion नहीं मिलेगी। फिर डॉक्टर कावल ऊपर से क्या हुआ, आपने पहले जिक्र किया, we kept promoting people based on results, not the how but the what. So you could be a horrible salesperson, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा to a sales manager, तो आप एकदम से कुछ अच्छे सेल्स मैनेजर बन जाएंगे। अगर आप एक ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड किस्म के सेल्स के पर्सन थे जो कि सिर्फ अपनी सेल्स के बारे में फिक्र करता था, उसने बहुत अच्छी सेल्स की, आपको हमने कहा आपने ग्रेट सेल्स की, अब क्या करें, आपको मैनेजर बना देते हैं। अब मैनेजर बने तो आपने कैसे लोग तैयार करने, बिल्कुल ईगोसेंट्रिक, सेल्फ ओरिएंटेड और सेल्फिश किस्म के टीम तैयार करनी। बट आपका सवाल एक डीप सवाल था, आपका ये सवाल था कि क्यों EQ को और राइट ब्रेन को और इस क्यों तरजीह नहीं दी जाती। डॉक्टर कंवल, मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कुछ ममालिक ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है। स्कैंडिनेविया के अंदर और कुछ एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूरोप के अंदर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे उनको ये बात का एहसास हो गया है कि अगर तो हम लोगों को सिर्फ टेक्निकल फंक्शनल स्किल्स पढ़ाते रहेंगे तो मे बी दे विल बिकम वेरी गुड देमसेल्व्स, बट देयर एबिलिटी टू पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स बहुत लिमिटेड हो जाएगी। बट डॉक्टर कंवल, अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जहाँ पे एक माइंड सेट ये है कि अगर आपको जॉब ना मिली, अगर आपको किसी ने जॉब ना दी तो आपसे तो वर्थलेस। खाली ये नहीं कहते हैं, जैसे अगर आप किसी को कहेंगे देखिए आप वही बात है एम्पैथी के साथ काम करें या अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करें, तो वो कहते हैं लो जी हमारा पेट भर नहीं रहा, खाना मिल नहीं रहा, आप हमें ये फैंसी टर्म्स और इस तरह की बातें सिखाना शुरू कर देते हैं। और डॉक्टर कंवल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले क्या चीज़ आती है, क्या हालात बदलते हैं और माइंडसेट बदलते हैं कि माइंडसेट बदलते हैं और फिर हालात बदलते हैं। अब अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो यही सोचेगा कि पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ चेंज करूंगा तो मेरे हालात बदलेंगे। अगर मैं वही नेगेटिव आउटलुक लेके, वही स्ट्रेस्ड आउट इम्पल्स कंट्रोल के लैक के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के लैक के साथ, एम्पैथी के लैक के साथ दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ग्रेटनेस ना आ जाए। एक बड़े फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने कहा, टू अचीव व्हाट वेरी फ्यू डू you must live like very few live. In order to go somewhere you've never gone, you must do something you've never done. So obviously इसका मतलब यही है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी तरतीब में, अपनी एजुकेशन में चेंज करना पड़ेगा। एंड आई बिलीव डॉक्टर कमल के जो रीज़न अंडरलाइंग है, जहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, अगेन मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को सर्वाइवल मैकेनिज़म्स सिखाए जाते हैं, पाथ टू गारंटीड सक्सेस सिखाया जाता है। उसमें यही कहा जाता है कि डोंट टेल मी यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, डोंट टेल मी यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, यू वांट टू बी अ व्हाट,
गेट अ रियल जॉब फर्स्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस पे आते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा, कोई पैरामीटर्स ऐसे कौन से होंगे जिससे मुझे पता चले कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी है? जी, बेहतरीन। 2-3 चीज़ें। एक तो कुछ टेस्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन विच अलाउ यू टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच इमोशन यू एक्सपीरियंस एट व्हाट लेवल। ठीक है, फ्री टेस्ट है या? ये फ्री टेस्ट भी हैं। अगर अच्छा। आपने डीप डाइव जाना है, EQ मीटर्स, सो PEQM, पर्सनल इमोशनल कोशेंट मीटर के नाम से एक आपको ऑनलाइन एग्जाम मिलेगा। पहले तो फ्री होता था, अब उनको शायद इतने लोगों ने हमारे कहने के बाद स्वाइप किया, शायद उन्होंने उसकी फी लगा दी हो, बट एक EQ मीटर है जो कि आपको आइडेंटिफाई करेगा आपकी एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। बट उससे पहले एक और सिंपल प्रैक्टिकल टूल है। जो लोग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अगर वो एक अलार्म लगाएं अपने फ़ोन के ऊपर एवरी 20 मिनट्स, कि जी एवरी 20 मिनट्स आपका एक अलार्म टी बजा, और एक पीस ऑफ पेपर आपने साथ रखा हुआ, और आपने उस पीस ऑफ पेपर पे लिख लेना है कि जब ये अलार्म बजा तो मैंने उस वक्त क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा था। सो फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कभी उस पर लिखें कि यार आई वाज स्ट्रेस्ड, आई वाज नर्वस, आई वाज एंग्शियस, आई वाज अपसेट, आई वाज एंग्री। हमारी तो वोकैबुलरी ही नहीं है ना इमोशंस की, फिर हमें वो वोकैबुलरी सेट भी साथ रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब ये अवेयरनेस बढ़ती ही तब, देखिए अवेयरनेस कब आती है? बात करने से, सीखने से। कुछ लोग आज ये पॉडकास्ट सोचेंगे, सुनेंगे और वो कहेंगे मैं ट्राई करता हूँ। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस कहीं और से तो नहीं आ जाएगी। एक पीस ऑफ पेपर रखें, उस पर आप लिखते रहें एवरी 20 मिनट्स आप क्या इमोशन एक्सपीरियंस करें। बाय द वे, शुरू में ये बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज शुरू में आप कहेंगे हाँ तो कुछ फील नहीं कर रहा, इट्स ओके, डोंट राइट एनीथिंग, देन कीप गोइंग। डॉक्टर कंवल, इफ यू आर एबल टू डू इट for 4 days, just for 4 days, from a 9 to 5, like a typical, you will be shocked to see how many different emotions we experienced at different points. और सबसे फनी चीज़ ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको 11 AM इन द मॉर्निंग फ़ोन किया और उस वक्त आप एक सर्टेन इमोशन से काम कर रही थी, आपने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया। अगर मैंने आपको दोपहर 2 बजे फ़ोन किया और आप डिफरेंट इमोशन एक्सपीरियंस करी तो आपने मुझे डिफरेंट रिस्पॉन्स दिया। सो सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि डॉक्टर कंवल, आई नो आप मेरे से एक बजट की बात कर रही हैं, एक प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं। डॉक्टर कंवल, राइट नाउ आई फाइंड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन। कितने मसले डॉक्टर कंवल सॉल्व हो जाए। ये तो घरों में भी मसला है ना। अगर अम्मा का मूड खराब है, बच्चों ने कहा अम्मा पिज्जा मंगवा लें, उन्होंने कहा जूता उठा लो, और अगर मूड अच्छा है तो वो उसी मोमेंट में कह देती है हाँ हाँ बेटा मंगवा लो। बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या सारा सिलसिला है। नॉट ओनली डॉक्टर कंवल कंफ्यूज बच्चा होगा, आप अगेन सोचें कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर हमने ट्रस्ट के बारे में बात की। हमने कहा कि नथिंग ब्रेक्स ट्रस्ट फास्टर इन लाइफ देन अ गैप बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज डन। आप सोचें कि एक दिन एक मैनेजर के पास आप गई, उन्होंने कहा प्राउड ऑफ यू, वेल डन, कीप इट अप। अगले दिन आपने वही चीज़ की और मैनेजर का मूड ख़राब था, उन्होंने कहा आइंदा ना करना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं भी है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे अगर जज्बात का पता भी चल गया तो क्या हो गया, मैं इनको प्लेट में रखूँ, खाऊँ, पीऊँ, क्या करूँ उससे ना? यानी जी, इसका फ़ायदा क्या? लेकिन सबसे पहले फ़ायदा ये है, you cannot give to others what you do not have yourself. So आप किसी की ज़िंदगी में कोई एस्पिरेशन, कोई इंस्पिरेशन, कोई होप नहीं ला सकते जब तक आप खुद इंस्पायर्ड, होपफुल नहीं है। और लेकिन अगर मुझे सेल्फ अवेयरनेस से ये पता चलता है कि मेरी तो सेल्फ एस्टीम भी लो है और मैं तो बहुत बुरा अपने आप को समझती हूँ और अंदर से खालीपन है या जहर भरा हुआ है या दिल टूटा हुआ है और बड़े दुख हैं जो अंदर मैंने समेटे हुए हैं, तो फिर? डॉक्टर कंवल, इसका क्वेश्चन का जवाब भी मैं एक और क्वेश्चन से दूंगा। व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव? डू नथिंग। अगर हम ये तस्किया नहीं करेंगे, मैं अगेन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ कि हमारे दीन में ये है कि बेहतर है हमारे लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि हम अपना तस्किया इस दुनिया में कर लें। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा ना हो आगे हमें जाके इमरजेंसी रूम के अंदर हमारा तस्किया हो, अल्लाह माफ़ करे, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर कंवल, जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसकी सेल्फ एस्टीम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा? एबिलिटी टू, जिसको मैंने कहा ना कि सेल्फ मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ अश्योरिटी के साथ। इसके अंदर भी डॉक्टर कंवल कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। किस तरह सेल्फ एस्टीम बढ़ती है? बाय हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, योर टैलेंट्स। हमारा ये बिलीफ है हमारे दीन के अंदर कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई स्ट्रेंथ दी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में क्या होता है कि अक्सर जिंदगी निकल जाती है डॉक्टर कंवल, ये पता नहीं चलता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, या जिन लोगों की केस में स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई भी हो जाती है पर उनको कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि वो स्ट्रेंथ को वो लेवरेज कर सकें। सो व्हाट आई विल एडवाइज, जिस तरह कि आपको पता है गैलप
कि स्ट्रेंथ फाइंडर टूल अवेलेबल है ऑनलाइन। एक और टूल है जो कि आप अगेन इस $26 का है, कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, जो कि आप एक 34 क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स उनको कहते हैं डॉक्टर कमल। ये वो 34 स्ट्रेंथ्स हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर उन्होंने ये डायग्नोस्टिक्स करके दे हैव कम डाउन टू अ कंक्लूजन कि उसमें से जो टॉप 5 आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो एक्चुअली क्वाइट टू द पॉइंट है, मतलब वो क्वाइट रियलिस्टिक है। अगर आप गैलप स्ट्रेंथ फाइंडर करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट योर वर्थ, एंड वहाँ पर रुकना नहीं है, टू गिव योर सेल्फ देन द अपॉर्चुनिटी। बिकॉज डॉक्टर कंवल, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते रहते हैं और आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, या अल्लाह आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जिसके अंदर आप उन्हीं स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, you become an even better version of yourself day to day. That's how self-esteem goes up. ये जो हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें हम बैलेंस कैसे लेकर आएँ? यानी आप देखिए कई दफ़ा अंदर इतना गुस्सा आया होता है और ऊपर यू हैव टू बी वेरी कर्टियस। अब आपकी बॉडी लैंग्वेज तो रिफ्लेक्ट कर रही है सब कुछ, तो हम वो, और जैसे हमारे दीन में भी एक गुमान अच्छा करना, ये एक इतना बड़ा चैलेंज है। और अक्सर औकात ये भी हम टिपिकली देखते हैं कि जब हम दूसरे से बात करते हैं तो हम उसके एक्शन से उसको जज करते हैं। हम जो मर्जी एक्शन कर रहे हैं हम कहते हैं मेरी नीयत साफ़ है, तो हमारे लिए इंटेंशन है, उसका एक्शन है, और इसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन भी सारा गड़बड़ होता है। कितनी अच्छी आपने बेहतरीन बात की। देखें अगेन, ये सारी बात हैविंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस सेल्फ। देयर आर सम थिंग्स जो कि जिसे कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज, हमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था दैट क्लोज टू 2/3 70% ऑफ कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट इवन व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से इट। अभी कुछ पहले बच्चे आए हुए थे तो मैंने उनको कहा कि मेक एन ओके साइन लाइक दिस। उन्होंने बनाया, मैंने ऐसे किया, मैंने कहा प्लीज़ पुट इट ऑन योर चिन, तो सब ने यहाँ रखा, तो मैंने कहा चिन, उन्होंने कहा ओह चिन, चीक नहीं चिन। वो देख रहे थे ना, वो देख रहे थे। तो 7% कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड्स है, ऑलमोस्ट 70% इज़ व्हाट वी से। देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमने यही सीखा कि बॉडी लैंग्वेज इतना बड़ा कॉन्डुइट था थ्रू विच ही यूज्ड टू स्पीक। और हमें पता है कि जब हमारे पैगम्बर किसी से बात करते थे, कोई सवाल करता था, उनको जवाब देते तो हमेशा अपनी फुल बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, अपनी टोनेशन, आर्टिकुलेशन, एज ऑफ द सीट, मतलब लीनिंग फॉरवर्ड, वो उनको उन पे फोकस करते थे। तो जो आपने बात की कि हाउ डू वी कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज, you know, again, it's not something you can control. I mean, you can fake it till you make it, but sooner or later people find out. जो गुमान आपने बात की ना, वो कितनी पावरफुल बात है। लेकिन डॉक्टर, मैं बिलीव करता हूँ अम्मा में बिनामत रब का फहदिस, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसका जिक्र करना, उस पर शुक्र करना तो एक अगली स्टेज है, पहले उसका जिक्र करना। जो लोग people who walk around trying to find positives in their life is full of positives. The coffee break, smoke break, lunch break conversation cannot be the problem with the boss, the problem with the company, the problem with my parents. Because जब आप बातें ही problems के बारे में करेंगे, आपको नज़र ही problems आएंगी। हाँ जी, वो जो डॉट लगा हुआ है वही नज़र आ रहा है, बाकी वही डॉट नज़र आएगा, उसके इर्द गिर्द पूरा एरिया नहीं नज़र आएगा। और हमें ये भी पता है, हमने द सीक्रेट लॉज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की, और अगेन वही हमारे दीन के अंदर भी यही है कि जैसा अल्लाह को आप सोचोगे, तसव्वुर करोगे, अल्लाह ताला की रहमत को तसव्वुर करोगे, आप अल्लाह ताला की रहमतें आएंगी। आप नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का तसव्वुर जैसे करो। सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि हम ये सोचें कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं अपने इमोशंस को, आपकी ज़बान से क्या चीज़ निकलती है। इसीलिए डॉक्टर कंवल 17 टाइम दिन के अंदर मिनिमम हम स्टार्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए इसके अंदर इवन ये आप तो नमाज का कह रहे हैं ना, लेकिन जो हमारी बहुत सी मसनून दुआएं जो हम पढ़ते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रही हैं। क्यों? कोई तो लॉजिक डॉक्टर कंवल होगा ना कि क्यों हमारे अल्लाह ने, क्यों हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शुक्र का कॉन्सेप्ट सिखाया। और आज की दुनिया में आपने डॉक्टर कंवल बड़ी एक अच्छी बात की शुरू में, और माशाल्लाह विद योर प्रैक्टिस आपको लोग मिलते रहते हैं। एक नेगेटिविटी पैंडेमिक है, एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक है। अगर मैं आपको नंबर्स दूं फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़ तो आप सरप्राइज़ होंगी कि गल्फ़ कंट्रीज जैसी प्रॉस्परस जगह जिसको कहें आप, जिसे कहते हैं आजकल लोग बड़े वहाँ पर, पूरी दुनिया वहाँ आना चाहती है। इवन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका नाउ देयर इज़ अ बिग एक्सोडस हैपनिंग बिकॉज वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आर रियली स्ट्रगलिंग। वहाँ पे आप बिलीव करेंगी कि एम्प्लॉई एंगेजमेंट के स्कोर्स जो हैं वो पिछले 12 साल से प्लमेट कर रहे हैं, और एक एवरेज ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई एंगेजमेंट स्कोर 63% है। एंड द रीसेंट सर्वे 25% ऑफ ऑल पीपल वर एट वर्क लुकिंग फॉर अदर वर्क, और पीपल आर वेटिंग इन देयर क्यूबिकल्स वेटिंग फॉर 5 PM। और ग्रेट रेजिग्नेशन US में स्टार्ट हो चुकी हुई है पिछले 4-5 सालों से, कोविड से, कि जहाँ पे जब जो अपने
लोग $20 an hour जॉब्स कर रहे थे वो छोड़ के $16 an hour जॉब्स पे या $15 an hour जॉब्स पे आ रहे हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की ज़्यादा फोकस है. बिल्कुल ऐसे. सो ये इसलिए हो रहा है डॉक्टर कंवल. आई जेन्युइनली बिलीव बिकॉज द डे टू डे लाइफ दैट वी लिव, इफ़ इट इज़ विदाउट होप, इफ़ इट इज़ विदाउट पॉजिटिविटी, मुझे यकीन है इस बात का कि अल्लाह ताला हमसे इतनी दफ़ा शुक्र सब्र का जिक्र इसलिए करते हैं. फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा. अच्छे टाइम भी गुजर जाएंगे, बुरे टाइम भी गुजर जाएंगे, ज़िंदगी ऐसी रहेगी. मुझे आप बात कर रहे थे तो ख्याल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुश्किल में होते थे और कोई पूछता था तो हमेशा फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. यानी वो जुमला एक पॉजिटिव है लेकिन ये भी बता रहा है कि भी मेरा कुछ अभी हालात इतने अच्छे नहीं हैं. तो दिस इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हम डेवलप कर सकते हैं. और केवल एक बात मैं आपसे कहूँगा, मेरा एक मेंटोर थे UAE में. मैंने उनसे कहा कि जब बिज़नेस अप एंड डाउन होते हैं तो पीपल ऑलवेज से हाउस बिजनेस. तो मैं क्या जवाब दूँ? तो उन्होंने कहा, इफ एनीबडी आस्क्स यू हाउस बिजनेस, ऑलवेज से unbelievable. Unbelievable. I didn't say unbelievably good or unbelievably bad. How's business? Unbelievable. अच्छा, एक चीज़ अभी आप जो ये इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की बात करें कि अल्टीमेटली आप देखें कि इंट्रा से हमने इंटर पे जाना है और उसी से फिर वो हमारी पूरी सोसाइटी कल्चर्स वो सारे चेंज हो रहे हैं. एक जो केयर टेकर है, पेरेंट है और फिर स्कूल में टीचर है और बाद में फिर और मेंटोर्स लाइफ में आ रहे हैं, वो इतने को डिपेंडेंट हैं. उनका पैराडाइम ही को डिपेंडेंसी का है. बच्चे के सामने जो रोल मॉडलिंग आ रही है वो इंटरडिपेंडेंस की नहीं आ रही है. तो इस मसले को कैसे देखें? पहले तो आपने जो बात की ना कि इंटरपर्सनल की तरफ आना, अगेन आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया. पहले इंट्रा सॉर्ट आउट होता है, फिर इंटर पे आप आते हैं. बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी. ये जो मैंने PEQM पर्सनल इमोशनल क्वेश्चन मीटर का जिक्र किया है, जब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट कोई लेगा, ये वेटेड एवरेज का टेस्ट है. सो ऑल ये जो अंडरलाइंग एरियाज हैं, 13 अंडरलाइंग एरियाज जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये सब एक ही रेशो में नहीं है. सो कुछ ज़्यादा भारी हैं, उनकी स्कोरिंग जो है वो वेटेड स्कोरिंग है. सो सेल्फ अवेयरनेस इज ऑब्वियसली नंबर 1, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप ये सारे आंसर गलती कर रहे हैं. आप इंटरपर्सनल की तरफ आते हैं. About this idea of how do we engage with others, how group orientation हमारी कैसी. डॉक्टर कंवल, इसके 2 डायनामिक्स हैं. एक तो a lot of it, आपने पहले सवाल रैपिड फायर में पूछा कि is it nature or nurture. इसके अंदर definitely nurture का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. If you put people in an environment जहाँ पे उनको रेज ही ऐसे किया जाए कि your dependence is so high, you are constantly reliant on what other people say about you. डॉक्टर कंवल, हमारे जिस तरह हमारे दीन है, ईमान है, वो ही हमें ये कहता है कि अगर हम सिरातुल मुस्तकीम पे हैं और हमें बिलीफ है और हम अच्छे मशाइख और असातिज़ा के साथ जुड़े हुए हैं, तो फॉर अस वी शुड नॉट बी लाइक द व्हील जो कि अप और डाउन जाता है. वी शुड बी लाइक द हब ऑफ द व्हील, द कांस्टेंट. एक फ्रेज लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि देयर आर सम पीपल इन लाइफ दैट यू विल मीट विच आर एक्सट्रिंसिक. सो उनका जो फोकस है वो एक्सटर्नल फोकस के ऊपर है, दैट द एनवायरनमेंट विल शेप मी, या जिसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट who believe that the environment is stronger than me, और extrovert कहते हैं that I am stronger than my environment. So I genuinely believe कि वो लोग जो कि high level of engagement के साथ grow up करते हैं, डॉक्टर कंवल, जिनके cousins, families, joint family systems, जहाँ पे मैं कल साइमन सेनिक की एक happiness की podcast देख रहा था, और उसने एक प्रोफेसर, डॉक्टर कंवल आप अमेज हो जाएंगी, एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1924 में. उन्होंने 700 लोगों को हैप्पीनेस के ऊपर उनकी स्टडी की. डॉक्टर कंवल, आप बिलीव करेंगी 2024 में उनमें से तकरीबन 9 लोग जिंदा हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो पास अवे कर गए हुए हैं. वो जो डायरेक्टर्स थे उन स्टडीज़ के, वो भी पास अवे कर गए हुए हैं. तो जो नया डायरेक्टर आया, उससे साइमन सेनिक ने एक सवाल पूछा. उसने पूछा कि आपको इस सारी स्टडी के बाद क्या नज़र आया, वो कौन से क्वालिफाइंग फैक्टर्स होते हैं जो हैप्पीनेस को ड्राइव करते हैं. अब जो उसने जवाब दिया ना, वो एक वेस्टर्न मेथडोलॉजी से उसने जवाब दिया, बट देखिए उसके अंदर कितना बड़ा लेसन है हमारे लिए. जो आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ को नाउज़ुबिल्लाह तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, और हम वो फैमिली सोशल नेटवर्क्स ब्रेक हो रहे हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गई. उसने कहा, द पीपल हु आर हैप्पीएस्ट इन लाइफ आर दोज दैट वर सराउंडेड बाय ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स. उसने कहा एग्जैक्टली ये
कि जिन फैमिलीज़ में जो लोग नोड्स बनते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे घर आ रही हैं, कुछ और दोस्त आ रहे हैं, मैंने सोचा मैं उन दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, मैं उन कज़न्स को बुला लेता हूँ। जितना मैं नोड रहा कि मेरे थ्रू और ग्रुप ओरिएंटेशन सोशल इंटरेक्शंस बन रही थी, तो मुझे इसमें ज़्यादा पर्पस मिला और ज़्यादा हैप्पीनेस मिली। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट, द पीपल हु लेड in existence which was all about themselves. So they had some great success, they had a lot of money, they had big businesses, but they were alone. Not only Dr. Kanwal कि उनकी ज़िंदगी में tried tested relationships नहीं थे, वो किसी और के लिए भी tried tested नहीं थे. Those were the people who struggled the most with their happiness. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बुक पढ़ी थी एंक्शियस जनरेशन, और उसमें वो सारा ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है उसमें आया, तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि पहले बच्चे हर जगह भागते थे, दौड़ते थे, जाते थे, अब हम बच्चों को रोक रहे हैं हर जगह से, ये किडनैपर होगा, ये कोई ऐसा ऑफेंडर होगा, इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करना। हमारे बच्चे बहुत आइसोलेट हो गए, और फिर वही बात है, फिर वो स्क्रीन पे ही आके बैठ गए, और उससे भी हमारी ये आइसोलेशन बढ़ गई। अच्छा, एम्पैथी पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एम्पैथी को कैसे डेवलप किया जाए और उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए, स्पेशली जबकि एक बड़ी हमारी कट थ्रोट किस्म की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और जिसमें अम्मा स्कूल से शुरू हो जाती हैं कि बेटा लंच नहीं किसी को देना, वो तुमने खुद ही खाना है, पेंसिल भी नहीं किसी को देना, अपनी पेंसिल अपनी चीज़ें रखो, और हर जगह वो चाहती हैं मेरे बच्चे को सीट मिल जाए। अब वो बच्चा अगेन देखें वो बन रहा है पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उसने ये सीखी है सेल्फ सेंटर्डनेस कि मुझे मिल जाए चीज़, मुझे ना किसी के लिए कुछ करना पड़े। डॉक्टर कंवल, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हमारे दोस्त और कंट्रीब्यूटर्स जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पार्ट को डीप डाइव समझिएगा, बिकॉज एम्पैथी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस का नंबर 1 मोस्ट क्रिटिकल फीचर है, एम्पैथी उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज एम्पैथी एक माइंडसेट क्रिएट करता है विच इज़ अ ज़ीरो सम गेम। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं स्कूल में पाकिस्तान में पढ़ा, आई एम श्योर आपकी भी एजुकेशन और बहुत सारे जो लोग सुन रहे होंगे उनकी एजुकेशन वो पोजीशन सिस्टम पे रही कि कोई पोजीशन, कोई क्लास में 1 आता था, कोई 2 आता था, कोई 3 आता था। मैं तो खैर पता कोई 27 ही आता था हमेशा। मगर जब ये आप माइंडसेट बच्चों में ब्रीड करते हैं कि मेरा भी ए है, आपका भी ए है, बट मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे जो पर्सन नंबर 9 पे आया, मैं उससे 9 टाइम्स बेटर हूँ। तो एक ज़ीरो सम गेम आप क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के अंदर, और वो ईयर आफ्टर ईयर जब वो इनकलकेट होती रहती है उनके अंदर, तो यू एंड अप इन एन एनवायरनमेंट। डॉक्टर कंवल, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं जब कनाडा से ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी से, तो मुझे राइट अवे, क्योंकि मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक शरिया कंप्लाइंट पोर्टफोलियो बनाने का एक मौका मिला। क्योंकि मेरी फाइनेंस का बैकग्राउंड है, मैंने वो पोर्टफोलियो बनाया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिदों के बाहर -30 के अंदर डॉक्टर कंवल फ्लायर बांटना शुरू कर दिए लोगों को अपने सेमिनार्स पे बुलाने के लिए। तो जब मेरे दोस्त उन्हीं मस्जिदों से जिनकी अच्छी जॉब्स लग गई थी, क्योंकि जुमा पढ़ने आते थे सारे, जब वो बाहर आ रहे होते थे तो मुझे देखते थे कि मैं कोट पहन के अपना जो है फ्लायर बांट रहा हूँ सेमिनार के लिए। तो 2-3 ने मुझे कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, हम तुम्हारी कोई जॉब वगैरह का देखें, अगर तुम मतलब स्ट्रगल कर रहे हो क्यों। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में उस वक्त एक बात डाली, पता नहीं क्यों मैं उस पर सोचता हूँ कि सुभान अल्लाह, क्या उसमें अल्लाह ताला ने इस्तकामत दी मुझे, कि मुझे लगता था कि मेरा पर्पस कुछ बड़ा है और मैं एक बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ। डॉक्टर कंवल, अल्लाह का खास मेरे पे करम हुआ, वो पोर्टफोलियो 6.5 साल के बाद एक $30 मिलियन का पोर्टफोलियो 1000 मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ अक्रॉस कैनेडा बन गया और बढ़ गया। मुझे उस 6 साल में बहुत सारी लर्निंग्स मिली, और सबसे बड़ी उसमें मुझे लर्निंग ये मिली कि जब आप किसी लोगों से मिलते हैं जो आपको लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहते हैं, उनके लिए जो लिसनिंग है, इट्स नॉट हाउ मच आई न्यू, इट्स हाउ मच आई वॉज विलिंग टू लिसन। तो जब मुझे कोई आके ये कहता था कि जी आई एम इन डेट, सो मेरी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ दे फेल्ट, या मुझे कोई बंदा कहता था जी कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं 25 साल से रेंट पे रह रहा हूँ, और मैंने मॉर्गेज की एप्लीकेशन की थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे चली गई, मेरा डेबिट कार्ड लेट आया मुझे। तो बजाय कि मैं उनको एज अ नंबर देखूँ, मैं उनको एम्पथाइज़ करके ये करूँ कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या एक्सपीरियंस करता। डॉक्टर कंवल, एम्पथी का रास्ता लिसनिंग के थ्रू है। ठीक, अगर हमने एम्पथी सीखनी है तो वी मस्ट बिकम बेटर लिसनर्स। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। लेवल 1 पे इग्नोरिंग है, लेवल 2 पे प्रिटेंडिंग है, लेवल 3 पे सिलेक्टिव है, लेवल 4 पे एक्टिव है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग है एम्पैथिक लिसनिंग, वेयर वी लिसन नॉट विद एन इंटेंट टू रिप्लाई
but we listen with an intent to understand. We listen not with our ears, but we listen with our heart. इसका रास्ता listening के through है. You cannot achieve empathy if you're not a good listener in spousal relationships, boss-employee के relationships. डॉक्टर कंवल 1,02,000 लोग जिन्होंने कोई मेजर परचेज की थी रिसेंटली, घर खरीदा था, गाड़ी खरीदी थी, टीवी खरीदा था, उनसे पूछा गया कि व्हाट फ्रॉम अ सेल्स पर्सन व्हाट वाज द बेस्ट क्वालिटी दैट यू सॉ. तो आप बिलीव करेंगी प्रोडक्ट नॉलेज टॉप 5 में भी नहीं था. द नंबर 1 क्वालिटी दैट मेड समबडी बाय फ्रॉम समवन इज दे सेड आई फेल्ट लाइक ही आस्क्ड मी द राइट क्वेश्चंस एंड देन लिसन्ड टू माय आंसर्स. दिस इज एम्पैथी. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा, एक और भी सिचुएशन सिनेरियो है. जैसे हम सब की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम इमोशनली भी शैटर हो जाते हैं. यहाँ पे फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमें रेजिलियंस देती है. उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए? इमोशनल रेजिलियंस विल बी द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ द फ्यूचर. रेजिलियंस, द एबिलिटी टू बाउंस बैक. डॉक्टर कंवल, अगर हम अपने बच्चों को कुछ और ना सिखाएं, अगर हम उनको रेजिलियंस सिखा सकें, which is the ability to bounce back, where the highs are not so high, the lows are not so low. मैं डॉक्टर कंवल, अगर मुझे अलाउ करें, इसको 2 पार्ट्स में आंसर करता हूँ. एक तो है वेस्टर्न मेथोडोलॉजी और दुनिया की बात, और फिर एक है दीन की बात. जो दुनिया की बात वो ये है कि the only way you have resilience in life is if you have experiences in life. कोई किसी को थियोरेटिकली किताब में नहीं बता सकता कि देखो, जब तुम ना, अल्लाह माफ़ के नाउज़ुबिल्ला, डेथ ऑफ अ लव्ड वन होगा, या जॉब लॉस होगा, या कोविड होगा, तो तुम ना परेशान ना होना. कोई किसी को ये नहीं समझा सकता जब तक इंसान उसके थ्रू नहीं गुजरता खुद. दैट्स वाई ओल्ड एज सेइंग है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस. अच्छा, अब ये ज़रूर है कि जिन लोगों के अंदर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उनके हाईज इतने हाई नहीं होते, लोज इतने लो नहीं होते. सो वो बाउंस बैक जल्दी कर लेते हैं. तो उनको ये समझ आती है कि मैंने एक बिज़नेस किया था, मैंने अपना पूरा एफर्ट किया उस बिज़नेस के अंदर, वो बिज़नेस वर्कआउट नहीं किया. दैट डजंट मीन कि इट्स डेस्टिनी. दैट डजंट मीन कि मेरा अगला बिज़नेस भी फेल होगा. जस्ट बिकॉज इट हैपेंड डजंट मीन इट्स डेस्टिनी. रेजिलियंस की जो ओनली, इसलिए हम बच्चों को हम कहते हैं, और लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था, एक्सपोजर. द बेस्ट थिंग वी कैन डू एज पेरेंट्स इज़ टू गिव आवर चिल्ड्रन एक्सपोजर. डॉक्टर कंवल, फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर. कहते हैं ना, failure is an orphan, success has many fathers, right? Failure is an orphan, success has many fathers. जब सक्सेस होता है तो बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, जब फेलियर होता है तो कोई हाथ नहीं लगाना चाहता. हम ऑर्गेनाइजेशन में पूछते हैं, so guys, whose decision was it? Management decision? Which this is same people. Dr. Kamal, दुनिया के हिसाब से इमोशनल रेजिलियंस सिर्फ तब आ सकती है जब आप एक्सपोज हों टू डिफरेंट environments, और आपका EQ इतना हाई हो, आपको हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता हो, और आपको पता हो कि ये ट्रिगर्स का पता हो कि फॉर मी ये चीज़, when I'm angry I'm really angry, when I'm sad I'm really sad. So हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ग्रीफ आया, सौरो आया, हज़रत खदीजा की वफ़ात के ऊपर, उनके बेटे की वफ़ात के ऊपर, अबू तालिब की वफ़ात के ऊपर, ताइफ के ऊपर, बहुत सारी उनकी एग्जाम्पल हैं ऐसी जहाँ पे उन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस आया. बट हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका काउंटर हमेशा अल्लाह के शुक्र से किया, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब अल्लाह ताला की खैर आती है वो भी एक टेस्ट है. कुरान में भी यही है कि खैर इज़ टेस्ट और शर इज़ टेस्ट. यू विल बी टेस्टेड. हमारे तो दीन में भी ये है कि अच्छे टाइम भी टेस्ट करते हैं डॉक्टर कंवल, और कुरान में बार बार इस चीज़ का जिक्र है कि जब हम उनको उस परेशानियों से, उन तूफ़ान से निकाल लेते हैं, वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि मैंने देखो क्या अचीव किया, और जैसे ही वो प्रॉब्लम में आते हैं वो वापस हमारी तरफ भागते हैं. सो दीन और दुनिया दोनों हमें ये सिखाती है, वी विल बिकम, वेदर वी लाइक इट और नॉट, अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. जितने हम अच्छे लोगों, पॉजिटिव लोगों, रेजिलिएंट लोगों के साथ हम उठे बैठेंगे, जिनकी लैंग्वेज is not, Dr. Kanwal, a deficit-based language. They don't talk about it can't happen, it won't happen, it'll never happen. हो ही नहीं सकता. इधर तो होना ही कुछ नहीं है. इधर तो कभी, रिमेंबर द लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, और वो जिसे कहते हैं ना पास्ट बेस्ड कॉन्वर्सेशंस. डॉक्टर कंवल, जब भी आपको कोई पास्ट बेस्ड बंदा नजर आएगा ना, आप देखेंगे कि किसी ने कहा ना
कि all realists are pessimists because life is tough. Day to day life is tough. People will disappoint you. People will backstab you. Things will not work out the way that you expected them to do. So how will we, whatever age you are, how will we bounce back? We will only bounce back if we have a very high level of our own self-awareness कि ये मेरी strengths हैं, ये चीज़ वर्कआउट नहीं की, इसका ये मतलब नहीं कि मेरी strength नहीं है. नंबर 2, अल्लाह ताला पर जिसे कहते हैं तवक्कल. इतना तवक्कल होना कि मेरी ज़िंदगी में, डॉक्टर कंवल मैं हमेशा वो बात याद करता हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे पैगंबर से कही थी कि डिड वी नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन, डिड वी नॉट फाइंड यू लॉस्ट. तो अगर अल्लाह ताला ने पैगंबर पे इतना रहम किया, करम किया, जिन पे इतने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे आई द मोस्ट, मेरे पे जो चैलेंजेस आए, मेरे पे ट्रिब्यूलेशंस आई, वो सबसे ज़्यादा थी. सुभान अल्लाह, हमें बहुत कुछ सीखना है उनकी सीरत से. बिल्कुल. और आप देखें कि ही वाज द मोस्ट स्माइलिंग पर्सन, उनके बारे में ये आता था. इम्पल्स की आप बहुत बार बार आपने जिक्र किया. ये मुझे एक सलूशन दे दें. बहुत सी ख़वातीन परेशान है कि जो हमारे हस्बैंड रोड रेज करते हैं, वो भी एक बड़ा ही इम्पल्स कंट्रोल का चैलेंज है. गाड़ी में बैठे बैठे कोई गाली, कोई बात, कुछ नहीं छोड़ते और सड़क पे तो रश होना ही है. अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर है, इसको कैसे ठीक किया जाए? डॉक्टर कंवल, इम्पल्स कंट्रोल इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. हमारी ब्रेन का जो एक एरिया है अमिगडाला, जो अमिगडाला हाईजैक हो जाता है. आपको वो ईमेल आई, आपने ईमेल देखी, व्हाट्सएप मैसेज आया, आपने कहा और आपने व्हाट्सएप को रिस्पॉन्ड किया और फिर आगे से एक और मैसेज आया और आपने मैसेज किया और एक वॉर शुरू हो गई. और कितनी दफ़ा ऑब्वियसली जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो आर मैरिड, वो इस चीज़ को फुली रिलेट कर सकते हैं कि कभी आपकी लड़ाई हो जाती है और आप बाद में भूल जाते हैं कि मेरी लड़ाई क्यों हुई थी, और आप दोनों सड़े हुए बैठे हुए हैं और आप दोनों याद कर रहे हैं कि ये मतलब हम क्यों इस तरह बैठे हैं. मुझे भूल गया है, बट मैं एडमिट नहीं करना चाहता कि मुझे भूल गया कि मैं क्यों हमने फाइट स्टार्ट की. और कंवल, जब हमने स्टडी किया ब्रेन को पिछले 4.5-5 साल में, न्यूरो साइंस को, फिर मैंने आपसे जिक्र किया, मेरे वालिद साहब अल्लाह को शिफा दे, उनको डिमेंशिया का एक प्रॉब्लम 2020 से डिटेक्ट हुआ और एल्जाइमर्स. तो हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ब्रेन की वो क्या फंक्शंस हैं जो कि कंट्रोल करते हैं डिफरेंट एरियाज़. उसमें ये नज़र आया कि जो चीज़ें इंसान को रेगुलेट करती हैं ना, जिसको आप कहते हैं कि दे अलाउ पीपल टू नो कि ये चीज़ मैंने पब्लिक में करनी है, ये चीज़ मैंने नहीं करनी, ये मैंने बिहेवियर डिस्प्ले करना है, वो अमिगडाला आपका कंट्रोल करता है. इट अलाउज यू टू रेगुलेट योरसेल्फ. तो जब नाउज़ुबिल्लाह बीमारी होती है तो वो फिर अमिगडाला वीक हो जाता है. तो इट डजंट अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पर ये बात नहीं करनी, या मैंने शाउट नहीं करना, या मैंने अपने आप को ऐसे आई डोंट हैव टू एक्सपोज माई सेल्फ एंड सो. आपका सवाल था इम्पल्स कंट्रोल कैसे बेहतर होना चाहिए. देखिए अगेन, इम्पल्स कंट्रोल होता है बेटर थ्रू कॉन्सिक्वेंस, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस. अगेन मुझे कहा गाड़ी में आप बैठे हुए, दरवाजे बंद किए हुए, बाहर तो किसी को आवाज़ नहीं जा रही. देखें एक आवाज़ ऊपर तो जा रही है, बीवी बेचारी जो है वो सुन रही है और बच्चे सुन रहे हैं और वो सारा इम्पैक्ट ले रहे हैं. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगेन ये कोई हर एग्जांपल ऐसे नहीं होती कि मैंने को बहुत अच्छा अचीव किया. मैं आपसे एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप लाहौर में, तो मैं इस चीज़ पे बड़ा प्राउड था कि मेरा गुस्सा जो है ना, वो मेरा बहुत डेंजरस है. और मेरे दोस्त मुझे बड़ा कहते थे कि तुम बड़े लड़ाके हो, और हम उन लड़कों को हमने बीट किया और हमने उनको मारा, और बहुत मैं उस चीज़ पर प्राउड था. और कंवल, जब मैं बाहर गया, बाहर के मुल्कों में, और मैं पढ़ने गया और फिर मैं ऑब्वियसली वहाँ पे बिजनेसेस कर रहा था, आप बिलीव करेंगी बहुत सालों तक वो अमिगडाला हाईजैक मेरे से कंट्रोल में नहीं आता. और कंवल, मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें शुरू हुई कि मैंने एक दफ़ा किसी को एक फिज़िकली अटैक किया, बीट किया, तो मुझे फेशियल पैरालिसिस हो गया 2 दिन के बाद. बेल्स पॉल्जी से कहते हैं, मेरे राइट साइड ऑफ द फेस पैरालाइज हो गई. और कंवल, मैं जमैका गया, वहाँ पे मैं एक हॉलीडे पे गया हुआ, तो वहाँ पे मेरी लड़ाई हो गई और मेरा 1 दिन के बाद फ़ोन गुम गया. फिर मैं वापस आया और मेरी एक टैक्सी वाले से लड़ाई हो गई. 2 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया. तो मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला मुझे ये क्लियर मैसेज भेज रहे हैं कि व्हेन यू एक्ट आउट ऑफ इम्पल्स, व्हेन यू एक्ट आउट ऑफ एंगर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नाउज़ुबिल्लाह क्या होते हैं. तो मैं अब बच्चों को ये कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह आज आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरी 12-13 साल में, उस दिन मैं किसी को कहता था, उसने मुझे कहा कि मैं उसको बता रहा था, उसने कहा आप, आई डोंट इवन सी यू लाइक दिस, आई कैंट इवन सी यू बीइंग अपसेट. 12-13 साल से जब से वो हमने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तो ये समझ आई कि कॉन्सिक्वेंस का जो फियर है वो आपको इम्पल्स कंट्रोल सिखाता है. एक और चीज़, कंवल, ये जो अमिगडाला है ना, इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. द मोर यू फीड इट, स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रैक्टिस इम्पल्स कंट्रोल
एंड यू से वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ हमने जिक्र किया था जी। कि जब उन्होंने 70s में यूनिवर्सिटीज़ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने बच्चों के सामने एक कैंडी रखी, एक मार्शमेलो रखा और उन्होंने कहा कि इसको आप 5 मिनट नहीं हाथ लगाओगे तो हम तुम्हें एक और देंगे, और वो कमरे से बाहर चले गए। तो दे ऑब्जर्व कि कुछ बच्चों ने वेट किया, उनसे नहीं वेट किया गया, उन्होंने 2 मिनट के बाद खा लिया, कुछ बच्चों ने लिख करके वापस लगा दिया कि कोई देख तो नहीं रहा, और कुछ बच्चों ने उसका वेट किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने रिपीट किए और फॉर मैनी ईयर्स उन्होंने बच्चों को ट्रैक किया। And Dr. Kamal, on every major indicator of life success, they found that children who practiced more impulse control, who thought before they spoke, who before they wrote that email, they said, let me think about it. उनको कोई मैसेज आया, उन्होंने रिप्लाई देने लगे, उन्होंने कहा सोच के जवाब दूंगा. On every major indicator of life success, like how much money they made, how many friends they had, what kind of jobs they had, they did better than children who practiced less impulse control. So इसके consequence जो हैं वो disastrous हैं, और obviously जो parents ये चीज़ करते हैं practice, उनके लिए भी एक बड़ी important बात. Nothing in life breaks trust faster than a gap between what is said and what is done. तो अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि don't shout करके, तो वो जो गैप है वो आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका ट्रस्ट ब्रेक करेगा. और एक दिन जब अपने बच्चों को कहेंगे देखो हमें ऐसे बनना चाहिए, तो बच्चे कहेंगे आई डोंट बिलीव यू. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस में फिर एक और फैक्टर जो रेजिलियंस से रिलेटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. इसका क्या स्टैंडर्ड सेट करें? यानी ये ना हो कि हमने अपने लिए कोई, जैसे देखिए लाइफ स्टैंडर्ड्स भी सेट करने हैं. अब ये ना हो कि मैं वो लाइफ स्टैंडर्ड्स पे जिनको मुझे नहीं कोई किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मैं उनकी तरफ चली जाऊँ. डॉक्टर कंवल, माशाल्लाह, आई एम अमेज्ड हाउ माशाल्लाह रिसर्च्ड योर क्वेश्चंस आर. आपने सब इमोशनल इंटेलिजेंस के एरियाज़ को टच किया है. एडेप्टेबिलिटी एक बहुत क्रिटिकल एरिया है. देखें, हमेशा हम पढ़ाते हैं लोगों को ग्रोथ माइंडसेट, और इतने सालों से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि देखें अडेप्टेबल, एजिलिटी होनी चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए. रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव चेंज के बेनिफिट्स क्या हैं? एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पे ना फिक्स्ड माइंडसेट भी होने चाहिए, कुछ ना नॉन नेगोशिएबल्स भी ज़िंदगी में होने चाहिए. मुझे लगता है डॉक्टर कंवल कि मेरे ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मैं डिफरेंट बिजनेसेस मैनेज करता हूँ, और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि माई लाइफ इज़ ईजियर व्हेन आई स्टिक टू सम नॉन नेगोशिएबल्स लाइक वैल्यूज़. जी. So, for example, let's say you say that I have some values with which I operate. I will not negotiate on these values. तो क्या होता है कि क्लैरिटी आ जाती है हायरिंग में, फायरिंग में, प्रमोशन में, डिसीजंस में क्लैरिटी आ जाती है जब नॉन नेगोशिएबल्स क्लियर होते हैं. तो एक तो अडेप्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ बेसिक सेट जो है ना आपका वो डिफाइन होना चाहिए, तो उसके ऊपर फिक्स माइंडसेट सही है. ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, जो ग्रोथ माइंडसेट की बात है वो ये है कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके proactive change is easier to manage than reactive change. आपको मिसाल देता हूँ. Reactive change की layers होती हैं. There are different stages of reactive change. The first time something happens to you and you're not ready for, it's shock, then denial, then paralysis, then anger, then hurt, और फिर एंड में जाके कहीं एक्सेप्टेंस और हीलिंग होती है, जिसके बाद आप बाउंस बैक करते हैं, एंड देन यू हैव न्यू स्ट्रेंथ्स, न्यू कॉन्फिडेंस, एंड फाइनली सक्सेस. ये एक वी शेप, होपफुली नॉट यू, वी शेप एक सिस्टम है ये रिएक्टिव चेंज का. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ. ट्रेनिंग और ट्रैवल 2 चीज़ें हैं जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी करता रहा हूँ. कोविड आया तो मार्च 2020 में दोनों ही चीज़ें स्टॉप हो गई. दिस वॉज रिएक्टिव फॉर मी. आई वेंट थ्रू शॉक, denial, it's just a flu, a paralysis, my life is over. Anger, why does this have to happen now? Hurt, why does this have to happen to me? And then healing and acceptance कि जी अच्छा आप क्या करें? New strengths, online learning, digital learning, oh it's working and so on. So COVID was the best thing that ever happened to our business. मुझे टाइम लगा तकरीबन 4 महीने, और मैं पढ़ाता हूँ ये. इसके बेहतर नहीं था कि मैं प्रोएक्टिव चेंज करता, जहाँ मैं इनिशिएट करता चेंज को, मैं इम्प्लीमेंट करता और मैं इंटीग्रेट करता. ऑफ कोर्स डॉक्टर कमल, हर चीज़ में आप प्रोएक्टिव नहीं हो सकते. कोविड, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, जॉब लॉस, नेगेटिव, यू कैन नॉट बी प्रोएक्टिव अबाउट दीज थिंग्स. एक्चुअली हमने पैंडेमिक कहाँ अपनी ज़िंदगी में देखा था, तो वो जब देखा तो समझ आई कि अच्छा ये चीज़ होती है. और बाय द वे द पेंडुलम ऑलवेज स्विंग्स टू फार वन वे. बड़ी खूबसूरत बात मुझे एक मेंटर ने मेरे बताई, और जो मैं उसको बहुत सोचता हूँ कि nothing in life is as bad as it seems the first time around. जब पहली दफ़ा खबर आती है तो बंदे को लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ देर के बाद यू लाइक इट्स नॉट सो बैड. तो रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव, जितने ज़्यादा डॉक्टर कंवल जिसे हम कहते हैं ना साउंड ट्रैक ऑफ लाइफ, प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है.
कुछ ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनका साउंड ट्रैक ऑफ लाइफ ही रिएक्टिव है. लास्ट वंस टू पे द बिल, लास्ट वंस टू रजिस्टर, लास्ट वंस, राइट, लास्ट वन, जब कहते हैं लास्ट वन लैरी, उनका साउंड ट्रैक ही रिएक्टिव है. इस तरह आप एडेप्टेबिलिटी, एजिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते. अगर आपका साउंड ट्रैक ऑफ लाइफ प्रोएक्टिव है कि जनरली स्पीकिंग, आई एम डूइंग द डिप्लोमा, आई एम डूइंग दैट डिग्री, आई एम लर्निंग दैट लैंग्वेज, आई एम स्टार्टिंग दैट बिजनेस, आई एम प्रोएक्टिव, इट इज़ मच ईजियर to be able to pivot for adaptability and agility when you are proactive rather than reactive. अच्छा, ये बताइएगा कि लीडरशिप पे थोड़ा सा आते हैं कि अगर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, कैन दैट पर्सन बी अ गुड लीडर? टाइम्स चेंज हो रहे हैं डॉक्टर कमल. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर close to 75% of the global population, of the working population, will be millennials. Millennials meaning people born after 1980. 10% of the working population will be Zoomers, people born after 2000. They're 25 years old, they're working. This generation is one that's grown up with access to instant information, instant technology और instant gratification. जब उनको कोई चीज़ चाहिए थी, वो ऑनलाइन गए, बटन दबाया, आ गए, फौरन मिल गए. पर जब उनको प्रमोशन चाहिए, वो बटन दबाते नहीं आती. जब उनको सैलरी चाहिए थी, बटन दबाते नहीं आती. बटन दबाई जा रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन नहीं आ रही. इस एनवायरनमेंट में आप लीडरशिप की इंपॉर्टेंस देख रही हैं, मैनेजमेंट लीडरशिप की इंपॉर्टेंस देख रही हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू कंटिन्यू, कि आप एंगेज कैसे करेंगे उस जनरेशन को जिसको हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कोई नई चीज़ चाहिए. दे आर नॉट हैप्पी विद वेयर दे आर. सो एक वक्त था डॉक्टर कंवल, जिस तरह अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैक वेल्च एक बड़े मशहूर GE के CEO थे. उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी उस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी हाई ले गए कि शेयर होल्डर्स की बल्ले बल्ले हो गई. जब जैक वेल्च कंपनी से रिटायर हुए, उसके बाद उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या हुआ, GE के कल्चर को क्या हुआ? तो मेरे लिए तो वो लीडर सही नहीं जिसने कोई सक्सेशन प्लान ही नहीं बनाया, जो कि एक इतना सेल्फ ओरिएंटेड लीडर था कि यस ही अचीव, शी अचीव ग्रेटनेस जब वो वहाँ पे थे, पर जब वो चले गए वो सिस्टम कोलैप्स हो गया. लेकिन हमारे बहुत सारे सिस्टम ऐसे ही नहीं है डॉक्टर कमल. यही तो ट्रेजेडी है, बिकॉज इट्स ईगोसेंट्रिक लीडरशिप इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिव या डेलीगेटिव लीडरशिप, जहाँ पे लीडर्स ओनली जॉब इज टू क्रिएट अदर लीडर्स. ऑपोजिट है. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर सीरत का जिक्र करना चाहूँगा ज़रूर कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने लीडर्स प्रिपेयर किए. लेस्ली हेज़ल्टन जो कि एक जूइश ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, आफ्टर ऑलमोस्ट 30 years ऑफ लीडरशिप, ऑफ राइटिंग ऑन लीडरशिप, उन्होंने कहा नेवर बिफोर एंड नेवर सिंस हैव मोर लीडर्स बीन क्रिएटेड एट एनी वन पॉइंट देन एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और आप इन लोगों को देखें, ये जो लोग थे, ये सिर्फ खुद लीडर्स नहीं थे, ये लोग आगे से भी लीडर्स बना रहे थे. जनरेशनली जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में ताबईन और तबा ताबईन जी, और आप देखें वो इस्लाम कैसे स्प्रेड हो रहा था और उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्प्रेड हो रहा था. हम मुस्लिम्स जो हैं वो 770 साल आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बैटल ऑफ टैलस रिवर चाइना में लड़ रहे हैं, और हम नॉर्थ अफ्रीका में, और जो मोहम्मद बिन कासिम हैं वो सिंध में पहुँचे हुए हैं. ये कैसे हो रहा था डॉक्टर कमल? इसलिए हो रहा था बिकॉज सिर्फ एक लीडर के जाने से चीज़ें रुक नहीं गई, एक सक्सेशन प्लानिंग रही. सो वेरी इंपॉर्टेंट जो ये लोग पॉडकास्ट सुनेंगे कि अगर आपको कोई भी अथॉरिटी दी गई है, कोई लीडरशिप दी गई है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी कुर्सी पकड़ने के चक्करों में ऐसे नहीं है कि आप इनसिक्योरिटी कि अगर मैंने किसी को कुछ सिखा दिया तो ये तो मेरे से आगे चला जाएगा तो मेरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. ये इम्पॉवरिश्ड लीडरशिप है. अच्छा, ये जो अब हम लीडरशिप की बात करें तो ये मुझे बताएगा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ये हाउ डज इट फ्यूल विजन, स्ट्रैटेजी or team loyalty? MashaAllah, again, incredible questions. It's directly linked. A leader's ability to be able to aspire people, to be able to motivate people towards a message, a vision, a mission, is directly linked to their ability to be able to manage their own vision and mission. वो कहते हैं ना, you cannot give to others what you do not have yourself. अगर emotional intelligence के साथ आपको ये understanding है कि clarity of thought, क्लैरिटी ऑफ इमोशंस मेरे क्लियर हैं, आई नो कि मेरे ट्रिगर्स जैसे आपने जिक्र किया वो क्या हैं, आई हैव ग्रेट क्लैरिटी ऑफ थॉट कि मुझे सक्सेस हाउ डज इट लुक फॉर मी, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैविंग ग्रेट EQ डज, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, इट encourages vision creation. So I find even in my own life that when I have been more settled, Dr. Kanwal, when I have been more emotionally stable,
I find it easier to be able to visualize my success and then to be able to make a pathway towards it. So vision और mission तभी आप दे सकते हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं with settled, stable leadership. Not where आज हम लेफ्ट जा रहे हैं, आज हम राइट जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं किसी को नहीं पता. डॉक्टर कंवल, रिसेंटली हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग की दुबई के अंदर, UAE के अंदर, और हमने उनके फ्रंट लाइन टेलर्स जो लोग कस्टमर सर्विस से डील करते थे, उनको हमने पढ़ाया चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ चेंज आई थी सेंट्रल बैंक की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आप इनको ये पढ़ाएं. फिर हमने उनको ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतनी मेहनत के बाद, 600 लोगों की मेहनत के बाद वही लोग रेजिस्ट करते थे चेंज को. डॉक्टर कंवल, जब उनके पास फॉर्म्स आते थे नए, वो उन फॉर्म्स को ना फाड़ के फेंक देते थे और ना गलत भरते थे, इसलिए ताकि जाके आगे फंस जाए और फिर वापस आए फॉर्म. तो हमने उन लोगों से पूछा कि आप ये सैबोटाज क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा हमें इसलिए हम सैबोटाज कर रहे हैं बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हम ये कर क्यों रहे हैं. अगर हमें पीपल हु आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय द चेंज डिड नॉट नो व्हाई द चेंज इज हैपनिंग, तो वो जितनी एनर्जी उसको सैबोटाज करने में लगाते थे ना, अगर वही एनर्जी उस प्रोसेस को चलाने में लगाए थे तो प्रोसेस चल जाता. जी बिल्कुल ऐसे. और ये एक हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है. अच्छा, ये आप तो कॉर्पोरेट की एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे सामने फ़ौरन दिमाग में एक डोमेस्टिक एग्जांपल आ गया, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग कोचिंग के लिए भी आते हैं. कोई ना कोई खातून आ जाएंगी, डिवेस्टेटेड, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, और वो बैठ के मुझे कहेंगी कि मैं छोड़ना चाह रही हूँ हस्बैंड को. तो मैं उनको ये कहती हूँ कि टिल यू आर इमोशनली सेटल्ड आप कोई डिसीजन ना लें, आप सिर्फ अपने जज्बात को ठीक करें, फिर आपको समझ आएगा आपने क्या फ़ैसला लेना है. तो ये हमारे जो जज्बात हैं ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड रखते हैं इस वजह से कि हम उनको सही तरह से नहीं यूज़ कर रहे हैं. मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम लाइफ को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत टर्बुलेंट टाइम्स रहे हैं, आपने जिक्र भी उनका किया. लेकिन मैं चाह रही थी कि सेल्फ अवेयरनेस के रेफरेंस से आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपने आप को मैनेज किया. क्योंकि देखिए हम तो जाके किसी के साथ बैठ के रो भी लेते हैं, किसी को अपना दुखड़ा भी सुना देते हैं कि ये मुझे चैलेंज आ रहा है, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू मैनेज एवरीवन, ही वाज अ रोल मॉडल, और फिर अपने आप को सारा देखना और कंपोज रखना. अगर हम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ आवर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टडी करते हैं, ऑफ कोर्स हम एम्पैथी देखते हैं बहुत ज़्यादा. हम देखते हैं कब कब उन्होंने कहाँ लोगों के साथ अच्छा सलूक किया. डॉक्टर कंवल, उन लोगों के साथ भी अच्छा सलूक किया जिन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया. उनको भी उन्होंने माफ़ किया. फतह मक्का के मौके के ऊपर हिंद, जिसने उनके बिलवेड चाचा हज़रत हमज़ा की शहादत करवाई थी, उसी हिंद को उन्होंने कहा आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैड डन एंड आई एम फॉरगिविंग यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि वो फतह मक्का के टाइम पे हैकल कर रही थी और उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. अबू सुफियान जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद और फतह मक्का से पहले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, तो जो सहाबा थे उन्होंने उनको ज़रा रफ अराउंड किया, तो पैगम्बर उनसे बहुत नाराज़ हुए. तो उन्होंने कहा ही इज़ अ चीफ्टन, ही इज़ अ लीडर, व्हाई आर यू मिसबिहेविंग विद हिम. सेल्फ अवेयरनेस की आप बात करती हैं, मैं देखता हूँ सुभान अल्लाह हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उनकी ज़िंदगी में सौरो आया, अल्लाह ताला से उन्होंने गाइडेंस मांगी, अल्लाह ताला की आयात उनके लिए नाजिल हुई. जो मुझे अमेजिंग बात लगती है कंपैरेटिव रिलीजन्स में, डॉक्टर कंवल, अगर आप देखें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कंपेयर टू ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कि हम स्टडी करते हैं अगर, तो देखें ये जो बहुत सारे अंबिया थे, ये एक कौम के लिए आए थे, एक रीजन के लिए आए थे. हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रहमतुल आलमीन थे. और मैं उनके मैसेज को भी देखता हूँ कि जीसस जो हैं उनका जो इन्फ्लुएंस था, रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दे वर meek and mild prophets, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूँ. हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not a meek and mild prophet. He was the leader of a state. He wrote letters to different emperors as the leader of a state. And many of the Jewish tribes at the time were already accepting Islam. So actually जब ये फ़तह मक्का के टाइम के बाद, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के टाइम पे कहते हैं 1 लाख लोग, और फिर उसके बाद अल्लाह आलम जो आखिरी खुतबे पे कितने लोग, माज़रत फ़तह मक्का के टाइम पे तकरीबन 10,000 लोग, और उसके बाद जो उनका लास्ट सरमन था उस पर कहते हैं कि 1 लाख लोग से ज़्यादा वहाँ पर थे. तो ये लोग कौन थे डॉक्टर कंवल? ये 90 से 95% वो लोग थे जिन्होंने पिछले 2 से 3 सालों के अंदर इस्लाम कबूल किया था. सो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता था, बिकॉज ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट EQ, कि इन लोगों की जो अफिलिएशंस अपने ट्राइबल
अलायंसेस से ज़्यादा होंगी कंपेयर टू इस्लाम। एक नॉर्मल प्रोसेस है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक माइंड सेट से ऑपरेट किया है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंटली अगले दिन वो उठेंगे और वो एक डिफरेंट ह्यूमन इंसान होंगे। तो हमारे पैगंबर ने उनको अलाउ किया। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मुझे इतना जो है वो सीखना को मिलता है, और मैं दिन ब दिन सुभान अल्लाह ये बात करता भी हूँ। मैं उनकी तरह हो तो नहीं सकता, बट उनकी कुछ क्वालिटीज़ सीखना चाहता हूँ। फतह मक्का के मौके पे जब लोग बाया लेने आ रहे थे, बैत लेने आ रहे थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और बहुत लंबी लाइन थी, और जो मर्द थे वो आते थे, उनका हाथ पकड़ते थे, और वो जो एक ट्रेडिशनल 300-400 साल से अरेबियन सोसाइटी में वो रिसाइट करते थे कि मैं आपको फॉलो करूँगा, जो आप करेंगे वो कहूँगा, जो जिसे रोकेंगे वो रोकूँ, वो रिसाइट करते थे। तो जो हमारे पैगंबर ने ऐड की चीज़, वो कहते थे एज बेस्ट यू कैन, एज बेस्ट यू कैन, मतलब जितना हो सके अपनी कैपेसिटी में। अब देखें क्या ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, नोइंग कि ये लोग पॉलिथियस्टिक बैकग्राउंड से हैं, ये लोग एक सर्टन लाइफ पहले मैनेज करते रहे, अब ये इस्लाम के फोल्ड में आ रहे हैं, इनको अल्कोहल छोड़नी पड़ रही है, इनको पॉलिथियज्म छोड़ना पड़ रहा है, तो इट कैन नॉट बी समथिंग विच इज़ सो डिफिकल्ट टू देम। एक और मिसाल, हम तो पूरी शाम पूरा दिन बैठे रहे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल्स लेते हुए। आपने लीडरशिप की जिक्र किया, लीडरशिप की बात की, तो मैं ऑफन ट्रीटी हुदैबिया पे जाता हूँ, और मैं वो सोचता हूँ हुदैबिया के मौके पे मैं अपने विजुअलाइज करना चाहता हूँ कि एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन ऑलरेडी उस वक्त तक 17 ईयर्स से पैगंबर थे, तो बाय दैट टाइम उनकी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, ही हैड थाउजेंड्स एंड मे बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में उनके करीब तरीन सहाबा में एक ओपन रिबेलियन था। तो जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि यू, ऐसे कह के उन्होंने कहा, यू प्रॉमिस्ड अस दैट वी विल डू उम्रा, यू प्रॉमिस्ड अस, वी हैव बीन इन एहराम फॉर डेज, नाउ वी डोंट वांट टू गो बैक। और फिर उन्होंने वो खुद सर मुंडवाया और जानवर की कुर्बानी की। और तो मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूँ, आई वंडर कि जब वो वापस आए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से, और कुछ नरेशंस में आता है कि आते साथ उन्होंने खैबर पे हमला किया, कुछ नरेशंस में आता है कुछ कुछ दिनों की बात थी। तो जब खैबर में फतह हुई, बनु नज़ीर को सैक कर दिया गया और खैबर फतह हो गया, तो उन्हीं लोगों में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही स्पॉइल्स, बल्कि ज़्यादा खैबर की जो विक्ट्रीज थी कि स्पॉइल थे, वो उन लोगों में बांटे जिन्होंने हुदैबिया के ऊपर ओपन रिबेलियन की थी। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी ना, ये जो एक फ़ाइन बैलेंस हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी में नज़र आता है, एम्पैथी भी है, असर्टिवनेस भी है, इस बैलेंस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑफ कोर्स आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द परफेक्ट ह्यूमन, क्योंकि उनके जो थॉट प्रोसेसेस थे वो सिर्फ वहाँ पर उस वक़्त के लिए नहीं थे, वो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक एग्जाम्पल है। देखिए, ये जो असर्टिवनेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 622 से 632, 10 साल हिजरा के 10 साल, उसके अंदर 80 मिलिट्री रेड्स लीड किए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके अंदर से दैट बेसिकली 1 रेड एवरी 8 वीक्स, और 27 में वो खुद इन्वॉल्व थे, और 5 बड़े गज़वात। तो दिस वाज नो मीक एंड माइल्ड प्रॉफिट। ही रियलाइज्ड दैट द कल्चर ऑफ द टाइम इन अरेबिया वाज, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको एक वेल चाहिए, कुआं चाहिए, जानवर चाहिए, तो आप जाएं और आपको वो खुद लेने पड़ेंगे, आपको कोई दे के नहीं जाएगा। सो ही वाज वेरी फर्म इन दिस। कुरान पाक में भी बार बार जिक्र है उन लोगों का जो बैटल ग्राउंड छोड़ के जाते हैं, जो बैटल ग्राउंड छोड़ के जाते हैं, उससे उनको बहुत डीमोनाइज किया गया कि इनसे वर्स्ट बिहेवियर नहीं हो सकता। अबू सलून जो कि मुनाफिकीन का हेड था, फादर ऑफ मुनाफिकीन, उसने ओहद में लास्ट मिनट में अपने बैक ऑफ किया। सो दिस वाज नो मीक एंड माइल्ड प्रॉफिट, बट ऑन द अदर साइड जैसे ही सुभान अल्लाह कोई चीज़ होती थी ओहद के बाद। मैं एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे जो इस रेफरेंस से कॉन्टेक्स्ट से जब अभी आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और वो अपने बच्चों को, स्पेशली यूथ को सिखाने की कोशिश करते हैं कि अफ़ दरगुज़र और ये काम करो, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जब वो एक्चुअली लैंड करते हैं अपनी उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो जॉब्स में हैं और बाकी अपने लाइफ चैलेंजेस को देख रहे हैं, असर्टिवनेस हम साथ लेकर नहीं आते, तो उसकी वजह से वो बुली हो रहे होते हैं और कोई ना कोई एग्रेसिव लोग उनके ऊपर जो है ना हावी आ रहे होते हैं। तो इस रेफरेंस से मैं जानना चाह रही थी कि वो हमें कैसे वो बैलेंस आएगा। अगर मैं इसको फ्रॉम अ मेथोडोलॉजी पर्सपेक्टिव पहले बताऊँ आपको, फिर हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं विद एग्जांपल ऑफ द सीरा। असर्टिवनेस वो है वेयर इट्स विन विन सिनेरियोज। इसे इफ़ यू आर अग्रेसिव, you win, I lose. If you are submissive,
I win, you lose. If you are abdicated, मतलब आप कुछ भी ना करें, we both lose. Assertiveness creates win-win scenarios. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आपने एग्जाम्पल दी कि लोग क्योंकि उनके अंदर वो सेल्फ इस्टीम का शायद कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो बॉस के पास जाते हैं एक एम्प्लॉय माइंडसेट से, और उनका बॉस उनको बुली करता है और वो बार बार एक बुलिंग का शिकार है, या घर पे भी ये बुलिंग होती है, और आजकल तो साइबर बुलिंग का भी ज़माना है जी. सो बिकॉज उनको वो असर्टिवनेस का नहीं पता, तो या सबमिसिव हो जाते हैं, या अग्रेसिव हो जाते हैं, या एब्डिकेटिव हो जाते हैं, जो कि लूज करता है. तो एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं बेफपो, BEFPO. वो मॉडल है असर्टिवनेस का. वो कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, सो मैनेजर का जिक्र ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट्स 5 PM ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून एंड यू रेडी टू गो होम. आपने कुछ दोस्त मेहमान घर आ रहे हैं, आपने बड़ी तैयारी की हुई है, आप निकलने लगे थे ऑफिस से, और आपके बॉस आपके पास आए, उन्होंने एक स्टैक ऑफ फाइल्स आपके टेबल पे रखी, उन्होंने कहा आई नीड दिस डन टुनाइट. अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं. या तो आप कहें कि आई हेट यू बॉस, इट कुड बी करियर लिमिटिंग, या तो आप कहें ओके बॉस आई विल डू इट, बट रिमेंबर पीपल इन लाइफ ट्रीट यू द वे यू टीच देम टू ट्रीट यू. थर्ड ये एब्डिकेटिव, कि आप ना करें कुछ और होप करें वो भूल जाए. या फोर्थ एग्जाम्पल है आप बेफपो करें. बेफपो क्या है? बिहेवियर, इफेक्ट, फीलिंग, प्रेफरेंस एंड आउटकम. आप कहें यू नो बॉस, व्हेन यू कम टू मी at 5 PM on a Friday afternoon and give me work to do, behavior, the effect that it has on me is that I feel extremely stressed, nervous, anxious, upset. यहाँ रुकना नहीं है. However, preference, if you could come to me earlier during the day, earlier during the week, the outcome will be my work will be of better quality, I'll get more accomplished, you'll be happier and I'll be happier. Win-win scenario. डॉक्टर कमल, जब मैं पढ़ाता हूँ ना ये ऑर्गेनाइजेशंस में, तो लोग मुझे कहते हैं भाई जान आप कभी हमारी कंपनी में आगे देखें, हमारे बॉस फिर भी कहेंगे करो, ओके नो प्रॉब्लम, आप करो नेक्स्ट टाइम, फिर बेफपो. बिकॉज पीपल इन लाइफ ट्रीट यू द वे यू टीच देम टू ट्रीट यू. डॉक्टर कमल, आपको पता है हम कितनी एग्जिट इंटरव्यूज़ करते हैं जब लोग कंपनी छोड़ रहे होते हैं, और हम उनसे कहते हैं आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं मेरे बॉस ने ये कहा, मेरे बॉस ने ये कहा. हम कहते हैं आपने उनको बताया? नहीं. कहते हैं नहीं. हम बॉस के पास जाते हैं, कहते हैं ये पता है क्यों छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से. उसने क्यों, मुझे बताया क्यों नहीं. सो कहते हैं ना, गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन इज़ बेटर देन नो कम्युनिकेशन. सो असर्टिवनेस इज़ पार्ट ऑफ आवर मेकअप, अदरवाइज वील कीप गेटिंग टेकन एडवांटेज ऑफ. और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मीक और माइल्ड प्रॉफिट नहीं थे, who was just एक सिर्फ थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लीड कर रहे थे. जो वकीदी जो ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि our prophet was always, while he was practicing self-defense, of course he was practicing self-defense, he was very clear in his strategic intent to push the Islamic agenda forward and forward. यहाँ पे मैं एक ओहद की बात अगर हम करें तो मेरे माइंड में एग्जांपल आती है, जो मुझे लगता है कि कंपेनियंस हैं उनसे एक मिस्टेक हुई है, और आप देखिए कि वो ऐसी मिस्टेक है जिससे कितना स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट आ रहा है पूरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको हैंडल करें. और अदरवाइज़ भी हम सीरा पढ़ते हैं तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी गलतियों को इतनी आसानी से माफ़ किया और दरगुजर किया. हमारा तो होता है कि एक छोटी सी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो वी क्रिएट क्योस, और अगर कोई आके बता दे कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई है, तो सॉरी बोलने का मतलब ये है कि आप इस पे और चढ़ाई करो. क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली सीरा से, कुरान से दूर जा चुके हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली अपनी डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिस नहीं करते. ओहद के मकाम का आपने जिक्र किया, नो डाउट. बाय द वे डॉक्टर कमल, ये जो ओहद वाला एपिसोड हुआ, ये मे बी 5% ऑफ द आर्मी की गलती की वजह से 95% ऑफ द आर्मी को सफ़र करना पड़ा, और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद फिज़िकली सफ़र करना पड़ा. कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जब ओहद ख़त्म हो गई और वो लोगों ने जो जिनकी वजह से हुआ था सारा डैमेज, अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनसे ही जाके मशवरा करें. सो नॉट ओनली कि इनको फॉरगिव किया जाए और फॉरगिवनेस आप प्रैक्टिस करें, बट इन्हीं से जाके मशवरा करें. ये क्यों हमारे कुरान सिखा रहा है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो फॉरगिवनेस है वो ईगो को मारती है, और ईगो, इब्लीस का ईगो, शैतान का ईगो की ही तो जंग थी सारी. सो जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हैं, जब किसी से आप फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो आपका ईगो न्यूट्रलाइज होता है. और मैं हमेशा, अभी बच्चे आए हुए थे उनसे ये बात कर रहा था कि जब हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी कि जो किसी को माफ़ कर देगा वो मेरे साथ यौम हशर के दिन ऐसे खड़ा होगा. इसके आगे मैं बता रहा था उनको कि जैसा मेरे घर में कोई बच्चे लड़ते हैं ना, तो वो मेरे पास आते हैं ना, इसने ये किया है, उसने वो किया है.
तो उनसे कहा तो एक सेकंड डू यू वांट टू बी लाइक दिस? यस आई वांट टू बी, यस ओके देन फॉरगिव देम। ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करना भूल गए। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे कोई एक हैबिट ऐसी पूछना चाहूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की विच वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इमीडिएटली, कि हमारे अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस आए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, और वो लीडरशिप हम उसको दोबारा से रिवाइव करने वाले हों, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स जी, मैं खुद एक जर्नी पे हूँ, सीरा लीडरशिप प्रोजेक्ट, जिसके साथ हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतर समझना चाह रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। आई थिंक वी हैव टू रीड, वी फॉरगॉटन टू रीड। मेरे एक मेंटोर थे, उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि आप नॉर्थ अमेरिका की, वेस्टर्न यूरोप की सबवेज़ में, मेट्रोज़ में कभी बैठें तो आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि कौन से वो लोग हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं और कौन से लोग कुछ नहीं पढ़ रहे। अनफॉर्चुनेटली जो कुछ नहीं पढ़े होंगे वो आपको हमारे लोग ही नज़र आएंगे, बाकी लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। और अब अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कमल हमारे पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं with social media and with access to so much. We live such busy lives and we're inundated constantly with stimulation from all across us. Recent study in South Korea में उन्होंने देखा कि children under the age of 6 were spending almost 6 to 7 hours a day staring at a screen. जी. And when they were put into social settings, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। कमल, I think मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि we read. We read. And of course application भी है, practicality भी है, but I think आपने मेरे से पूछा एक चीज़ जो कि हम कल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं डॉक्टर कमल अपनी खुद ऑब्जर्व की है, मैंने अपने बारे में, या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि I resonate, जो ये लफ्ज़ है resonate डॉक्टर कमल, देखिए ना, कुछ चीज़ों के साथ आप resonate करते हैं, कुछ लोगों के साथ आप resonate करते हैं, इसको कहते हैं resonance। इसकी opposite है dissonance, कि कई लोगों के साथ you can be with them for 15, 20, 25, 30 years, but there is no connection. इसी तरह डॉक्टर कमल कुछ किताबों के साथ, कुछ टेक्स्ट के साथ रेजोनेंस होती है। कुछ चीज़ें आप पढ़ना शुरू करते हैं और आप पढ़ते ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कुछ के साथ डिसोनेंस है। तो मैं अपने आपको, हम सबको ये सजेशन दूंगा कि हम वो मुतालिया करें टेक्स्ट का, उस चीज़ों का जिनके साथ हमारी रेजोनेंस है। हमारे दीन में हमारे पास बहुत सारे ऐसी एवेन्यूज़ हैं जहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। ये जो हम पॉडकास्ट करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं, इनके भी पीछे मकसद ये है कि अगर हमने आज कितनी डेप्थ में इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया, हो सकता है कोई एक चीज़, कोई एक पॉइंट किसी के साथ स्टिक कर जाए, बिल्कुल, और वो कहे कि ये चीज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी। मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि मेरी अपनी ज़िंदगी में इमरान खान से मिलना और उसका मुझे वो एक चीज़ कहना, और मैं अभी रिसेंटली पॉडकास्ट के बाद उसका जिक्र किया तो उसकी पता नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक्स के आसपास वो चली गई। मकसद मेरा ये नहीं बताना था कि मैं उनसे मिला और ये हुआ, मेरा मकसद ये कहने का था कि अल्लाह ने उस वक़्त उनके दिल में क्या बात डाली। और कमल, एक्चुअली आई वाज लीविंग द रूम, सो ही एक्चुअली स्टॉप्ड मी बिकॉज मैंने उनसे लीडरशिप का जिक्र किया था 15-20 मिनट, तो बाकी और भी 3-4-5 लोग थे उस कमरे में जिन्होंने अपनी अपनी स्पेशलिटी का जिक्र किया था। तो ही सेड टू मी, कैन आई स्पीक टू यू यंग मैन? तो उस वक्त मैं यंग होता था, तो मैं रुक गया। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं कि आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के ऊपर काम किया और ये सहाबा की बायोग्राफीज़ को लेकर काम किया। तो डॉक्टर कमल, मेरे से आज तक मेरी ज़िंदगी में किसी ने ये बात ही नहीं की। मुझे अभी तक याद है, मैं खड़ा हुआ, सब चुप। मैंने कहा जी नहीं। कहते हैं कि आपने आफ्टर द प्रॉफिट पढ़ी लेस्ली हेज़ल्टन की? मैंने कहा जी नहीं। तो ऐसे कहते हैं, देखिए अगर आप जैसे लोग ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं वहाँ से बाहर निकला और फिर सो। तो मेरे कहने का मकसद ये कि कभी किसी वक्त एट द राइट टाइम कोई चीज़ हमारे दिल में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बट अगर हम अपनी सोबत बेहतर नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को उन इन्वायरमेंट्स में नहीं डालेंगे, मुतालिया नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो वो कहाँ से आएगा स्टिमुलस? तो अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, एक कैपेसिटी दे, कैपेबिलिटी दे कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। थ्रू द सीरा लीडरशिप प्रोजेक्ट वी होप कि मोर एंड मोर पीपल नॉट ओनली ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो आज के हमारे मसले हैं लीडरशिप के, मैनेजमेंट के, स्ट्रेस के, ऑप्टिमिज्म के, अचीवमेंट ड्राइव के, एम्पैथी के, स्ट्रेस के, ये सब ऐसे मसले सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से हैं। उन्होंने इन चीज़ को कैसे इनकम्पस किया, कैसे ओवरकम किया, अगर हम वो लेसन सीखें
तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया में मदद करेंगे और हमारी आखिरत में मदद करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट बट नॉट द सीरीज़। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को फर्दर डिग करेंगे आपके साथ जब भी आप विज़िट कर रहे हों। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, बात ये समझ आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमें ये भी आज समझ आ जानी चाहिए कि ये जो अपने अंदर ये स्पेशलाइजेशन है ना, ये मास्टरिंग है ना, अपने अंदर पैदा करनी है, अपने ऊपर काम करना है। और जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो फिर ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जो हम अपने ख़ानदानों में देखना चाह रहे हैं, अपने मुल्क में देखना चाह रहे हैं, अपनी उम्मत में देखना चाह रहे हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We look forward to welcoming you on our YouTube channel.